वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। आज आपका इनोवेट अध्ययन चैनल में स्वागत है। ये विगत वर्ष अकाउंटेंट का पेपर है जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आगामी अकाउंट क्लर्क में आ सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न वन बाय वन। कॉमर्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पर्सनल अकाउंटिंग आर नॉट पर्सनल बायसनेस। दूसरा है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पर्सनल बायसनेस यानी कि जजमेंट बेस्ड ऑन पर्सनल बायसनेस। तीसरा है कन्वीनियंस रिकॉर्डिंग यानी कि दर्ज करने की सुविधा पर। तो इसका सही उत्तर है ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जनरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी यानी पर्सनल बायसनेस से दूर होते हैं, यानी कि इसमें पक्षपात नहीं होता, वस्तुपरकता पर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अकाउंटिंग इक्वेशन is based on cost concept, separate entity concept, accrual concept या ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। अब देखिए कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो आपकी जितनी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपकी जो वैल्यू दिखाई जाती है स्टॉक्स की, एसेट्स की, वो कॉस्ट बेस पे दिखाई जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या हो गया कि बिजनेस ऑनर और उसके ऑनर जो है सेपरेट होते हैं, यानी कि दोनों का अस्तित्व अलग होता है, बिजनेस के अकॉर्डिंग सारी एंट्री होती है। तीसरा एक्रूअल कंसेप्ट यानी कि ड्यूज, अनपेड और प्रीपेड आपके सारे दिखाए जाते हैं, चाहे वो प्राप्त हो चाहे ना हो। फिर है ड्यूअल एसेट कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे आधारित है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, यानी कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, यानी कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो जो हमारा लेखा समीकरण आधारित है वो किस पर है, द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ, द्विपक्ष अवधारणा पर हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एक्यूरल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न या कंसिस्टेंसी। उसने कहा विच वन ऑफ द इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में एक्यूरल नहीं आएगा, एक्यूरल कंसेप्ट है। ड्यूज, अनपेड, प्रीपेड ये सारे हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो मिले चाहे ना मिले, प्राप्त हो। और मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि जिस साल के आपके एक्सपेंसिव उसी साल आपकी रिवेन्यूज जो एक जैसी होनी चाहिए। और फिर है आपका गोइंग कंसर्न यानी कि व्यवसाय आपका चालू रहता है, भविष्य में उसको नहीं बेचते, हम मान के चलते हैं कि व्यवसाय आपका लॉन्ग टाइम चलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता। एक रूपता क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशन में, कि आप अगर कोई मेथड अपनाते हैं तो हर साल उसी मेथड को आपने अपनाते जाना है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर, अगले हर साल आपने सेम मेथड्स अपनाना है। अगला प्रश्न है, द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर इज, व्यवसाय के स्वामी द्वारा लिए गए माल की लागत से क्रेडिट किया जाता है। अगर व्यवसाय के स्वामी ने माल की लागत से कोई चीज़ ले ली तो उसको किसको क्रेडिट करेंगे। अब देखिए उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट से कोई प्रभावित नहीं होगा, सेल्स अकाउंट से कोई मतलब नहीं, परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो हमारा क्रेडिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है। तो हमारा क्रय खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो उसने क्रेडिट पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट। तो टू अकाउंट विच इज क्रेडिट बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर दैट इज परचेज अकाउंट, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए। अब देखिए एक्सपेंसेस रियल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉमिनल है, पर्सनल है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल में आते हैं, जितने भी खर्चे और इनकम होते हैं कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन जब एक्सपेंसेस से पहले आउटस्टैंडिंग को प्रीपेड जुड़ जाता है तो वो पर्सनल बन जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग अदर वे क्या है, व्यक्तिगत खाता। तो जब भी एक्सपेंसेस से पहले कोई प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है तो वो व्यक्तिगत खाते बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रमेश फॉर पर्सनल यूज, विच वन ऑफ द टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। तो देखिए फर्नीचर परचेज किया हमने रमेश से पर्सनल यूज के लिए, तो बोथ रियल अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, बोथ पर्सनल अकाउंट इफेक्ट होंगे, या वन पर्सनल वन रियल, या वन रियल वन नॉमिनल। तो देखिए जब फर्नीचर अकाउंट आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो ड्राइंग भी पर्सनल है और रमेश अकाउंट भी पर्सनल है, तो दोनों पर्सनल खाते आपके इफेक्ट होंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा, बोथ पर्सनल अकाउंट्स इफेक्टेड, दोनों व्यक्तिगत खाते रमेश से निजी उपयोग के लिए फर्नीचर क्रय करने पर हमारे प्रभावित होंगे, दोनों व्यक्तिगत खाते। अगला प्रश्न है, वेंडर सेंड्स क्रेडिट नोट टू परचेजर ऑन,
अब देखो जो सेलर है वो क्रेडिट नोट किसको भेजेगा, परचेजर को, अंडर कार्ड माल का मूल्य कम लगाने पर। अब देखो माल का मूल्य कम लगाएगा तो उसको डेबिट नोट भेजेगा, वो थोड़ी नहीं उसको क्रेडिट नोट भेजेगा। माल का मूल्य कम लग गया तो डेबिट नोट क्रिएट होगा। माल की अधिक मात्रा भेजने पर, तो माल क्या आपने अधिक मात्रा भेजी तो भी डेबिट नोट क्रिएट होगा। निश्चित दर से कम बट्टा लगाने पर, अगर आपने डिस्काउंट कम लगा दिया है तो वो तो गलत कर दिया आपने, तो परचेजर को नुकसान होगा, तो परचेजर को आपने क्रेडिट नोट सेंड करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, निश्चित दर से कम बट्टा लगाने पर। और चौथा क्या होगा, भूलवश से बीजक का योग कम लग जाने पर। अगर अधिक होता तो आंसर हो जाता, लेकिन भूलवश बीजक का योग कम लग गया तो आपने मूल्य कम लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको ज़्यादा लगाने के लिए फिर डेबिट नोट क्रिएट होगा। तो इसमें तीनों में डेबिट आएगा लेकिन तीसरे में क्रेडिट नोट। तो आपका उत्तर हो जाएगा निश्चित दर से बट्टा कम लगाने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को जमा की चिट्ठी भेजी जाएगी या भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 1000 रुपीज़। आपने कम लिख दिया उसमें पेमेंट साइड में। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक में आपका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो बताइए क्या एंट्री होगी। तो इसका देन 1000 विल बी डिडक्टेड, 1000 विल बी एडेड, 2000 विल बी एडेड या नन ऑफ द अबव। अब टोटल पेमेंट साइड में कैश बुक के आपने क्या किया, पेमेंट साइड में अपने 1000 रुपये कम लिख दिए, अंडर कम लिख दिए 1000 पेमेंट में, जबकि आपका डेबिट बैलेंस पासबुक का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें डिक्रीज हो जाएगा, तो 1000 रुपये आप घटाए जाएंगे, क्योंकि आपने पेमेंट साइड में क्या किया, 1000 रुपये कम लिख दिए। पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या हो गया आपका, पासबुक का डेबिट बैलेंस हो गया आपका ओवरड्राफ्ट। तो आपने जो है इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1000 रुपये आपके घट जाएंगे, घटाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, when pre-appearing a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per cash book, अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस है फेवरेबल, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट विद द पीरियड शुड बी। अब आपने चेक इशूड किए तो क्या एडिट किए जाएंगे, डिडक्ट किया जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्ट या नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए चेक इशूड किया आपने तो कैश बुक में कौन एंट्री करता है, बिजनेसमैन करता है, पासबुक में बैंक करता है। अब चेक बुक में आपने चेक इशूड के तो पेमेंट के लिए आपने बोला कि पेमेंट हो ही जाएगा, तो आपने अपने अकाउंट को माइनस किया होगा, डिक्रीज कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में तो पेमेंट आपका हुआ ही नहीं, चेक इश्यूड ही नहीं हुआ प्रेजेंट के लिए, तो आप पासबुक के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, एडेड। तो इस प्रकार से हो जाएगा, जब बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा हो, यदि रोकड़ वही का डेबिट शेष हो, तो इस प्रकार से अगर चेक निर्गमित हुए और प्रस्तुत नहीं हुए पेमेंट के लिए तो उन्हें जोड़ा जाना चाहिए पासबुक के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग इज फिजिकल डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मेकिंग ए प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स, या एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एज रेवेन्यू ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एज रेवेन्यू ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। क्योंकि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है, मान लीजिए 1,00,000 रुपये की आपकी मशीन है, हर साल 10% डैप लग रहा है, तो आपके 10,000 रुपये हर साल क्या हो जाएंगे, एलोकेशन कॉस्ट हो जाएगा, पीएल अकाउंट में शो करेंगे, और इस प्रकार से 10 साल में आपकी मशीन शून्य हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स एज रिवेन्यू ड्यूरिंग द यूजफुल ऑफ लाइफ। तो 10,000 आप क्या मान के चल रहे हैं, रिवेन्यू मान के चल रहे हैं एक्सपेंसिस, तो इस प्रकार से आपका पीएल अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा, और हर साल इसको क्या किया जाएगा, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स रिवेन्यू के तौर पे किया जाएगा, यूजफुल यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस, तो दैट इज खर्चे के तौर पे लिया जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति के उपयोगी जीवन काल में लागत का आयगत में वितरण करना है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, ये मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019 एंड डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन 1 जनवरी 26,244 एंड कॉस्ट ऑफ मशीन 1 जनवरी 19 वॉज। अब देखो कैसे, मान लीजिए हमारा 1 जनवरी को 100 रुपये था, मान लीजिए हमने 10 रुपये हाथ लगाया, 10 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, दूसरे साल हम बैलेंस कितना हो गया हमारा, पहले साल के आखिरी में 90 रुपये, फिर हम 90 रुपये में डेप लगाएंगे तो 9 रुपये लगेगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, बैलेंस पे हमेशा मेथड पे बैलेंस पे हमेशा डेप लगता है। फिर अगली बार फिर हमारा बैलेंस कितना बचेगा, 81 बचेगा, तो इस बार कितना डेप लगेगा, 8.1 लगेगा। टोटल हमने डेप कितना लगा दिया, 27.1 लगा दिया। तो अगर 100 रुपये की मशीन है, 27.1 हमने डेप लगा दिया, तो कितना हमारे पास बैलेंस बचा मशीन का, हमारा बचा 72.9%। तो अब 72.9% किसके इक्वलेंट है, 72.9% इक्वलेंट है 26,244 के। तो हमारा 100% कितना हो जाएगा कॉस्ट, तो हो जाएगा 36,000 रुपये। तो मशीन की कीमत 1 जनवरी 2009 को जब हमने खरीदी तो 36,000 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, Which of the following errors affects gross profit, net profit and both, ग्रॉस प्रॉफिट भी इफेक्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है, बोथ द सेल साइड्स ऑफ बैलेंस शीट।
तो देख लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ 2000 ऑफ ट्रेडर व डेबिटेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। जब पर्सनल एक्सपेंसेस है 2000, उसको हमने क्या कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंस दिखा दिया, तो पीएल अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है। रिसीव ऑफ 10,000 फ्रॉम सुरेश अगेंस्ट हिज लोन, हमें सुरेश से मिले लोन के अगेंस्ट 10,000 रुपये, हमने उसको क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में। तो हमारा देखिए सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। सेल्स अकाउंट से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस पीएल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। जब पीएल अकाउंट इफेक्ट होगा तो आपका कैपिटल में नेट प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो लायबिलिटी भी आपका इफेक्ट हो रहा है। और 10,000 आपने जो कैश लिया सुरेश से, आपने उसकी जगह उसको कैश में ऐड करने की जगह आपने कहाँ दिखा दिया, सेल्स अकाउंट में, तो एसेट्स भी इफेक्ट हो रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड, रिसीव्ड फ्रॉम 10,000 फ्रॉम सुरेश अगेंस्ट हिज लोन वर क्रेडिट इन सेल्स अकाउंट। अब देखो तीसरा क्यों नहीं होगा, 2,000 रुपये इनक्योर्ड ऑन बिल्डिंग रिपेयर्स पोस्टेड टू बिल्डिंग अकाउंट, तो सिर्फ बिल्डिंग इफेक्ट हो रही है इसमें। ठीक है, पीएल और बैलेंस शीट का एसेट साइड। उसके बाद है 4,000 रिसीव फ्रॉम द राकेश, आपने राकेश से 4,000 लिए और उसे राजेश में दिखा दिया, तो इस प्रकार से डबल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ना ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है ना अदर्स। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा, रिसीव फ्रॉम 10,000 ऑफ सुरेश अगेंस्ट हिज लोन क्रेडिट इन सेल्स अकाउंट। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला देखिए, हरीश अकाउंट वाज क्रेडिट बाय 200 इन प्लेस ऑफ डेबिट बाय 2,000 हर्ष अकाउंट। अब देखिए हर्ष का खाता हमने 2,000 रुपये डेबिट के स्थान पर हमने हर्ष का खाता 2,000 डेबिट करना था, नहीं किया, उसकी जगह हरीश का खाता क्रेडिट कर दिया। तो हरीश को क्रेडिट की जगह डेबिट कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, हरीश डेबिट हो जाएगा 2,000 रुपये, और हर्ष का खाता आपने डेबिट किया ही नहीं, तो 2,000 से इसका अकाउंट भी डेबिट कर दीजिए। और क्योंकि दूसरे अकाउंट को इफेक्ट नहीं है तो आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हर्ष अकाउंट डेबिट 2,000, हरीश अकाउंट डेबिट 200 और टू सस्पेंस 2,200। तो हमारा जो अकाउंट बनेगा, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट वो कह रहा है कि द फॉर द एक्टिवेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिट बाय 2,200, क्योंकि 2,000 से डेबिट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2,000 में तो हमारा हर्ष का खाता डेबिट होगा और 200 से हमारा हरीश का अकाउंट डेबिट होगा। तो 2,200 रुपये से हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बाय 2,200। अगला प्रश्न देखिए, विच ट्रांजेक्शन आउट ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी कि एसेट्स भी इंक्रीज होनी चाहिए और लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अब देखो गुडविल रिटर्न ऑफ होगी तो एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से डेटर्स आपका कम हो जाएगा, कैश आपकी बढ़ जाएगी, तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने उधार खरीदा फर्नीचर से, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी प्लस, और प्लस आपका फर्नीचर यानी एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, फर्नीचर हमने उधार खरीदा तो हमारा एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है फर्नीचर के तौर पे, और जिससे उधार खरीदा वो हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। पेमेंट लेनदारों को भुगतान इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ आपने कैश भी डिक्रीज किया। अगर एसेट्स डिक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज का होता तो लेनदारों का भुगतान सही उत्तर था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज पूछा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ, तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। अगला प्रश्न है, क्लोजिंग स्टॉक सोन इन ट्रायल बैलेंस इज डिस्क्लोज इन फाइनल अकाउंट्स इन credit side of trading account and asset side of balance sheet, only in debit side of trading account, only in credit side of trading account, only in asset side of balance sheet। देखिए जब भी आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है कभी तलपट में नहीं दिखाया जाता, अगर दिखा दिया है तो सिर्फ ये चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको शो करते हैं, और नॉर्मल कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में, अगर तलपट में ना दिखाया गया हो तो उत्तर हो जाएगा ओनली इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगर तलपट दिखाया गया क्लोजिंग स्टॉक। अगला प्रश्न है, in the absence of an agreement partners are entitled to commission, interest on loan and advance, salary and salary profit and capital, share profit and capital ratio। तो देखो एक ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदारी दिक्कत होता है, कमीशन के बिल्कुल नहीं, वेतन के नो, पूंजी अनुपात में लाभ है नो, सिर्फ लोन यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, तो वो भी कितना परसेंट मिलता है आपको, 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अधिकार है आपका पार्टनर्स का। अगला प्रश्न है, एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, 3:2 का है, एक्स वाई दो पार्टनर्स हो गए, जेड एडमिशन लेता है, उसका हिस्सा है 1/5 शेयर इन फर्म, जेड एक्वायर्स करता है अपने हिस्से को, एक्स एंड वाई इक्वली करता है एक्स वाई से, न्यू रेशियो निकालो। अब देखिए एक्स का अपना हिस्सा कितना है, 3/5 है, वो उसमें से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 का हाफ यानी 1/10, तो हम 1/10 घटा देंगे, तो जब हम 1/10 3 एलसीएम लेके करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 एलसीएम लेंगे, 5 2 6 -1 यानी 5/10। ऐसे ही जब हम उसका निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 3/10, और इसका 1/5 है जेड का, तो उसका भी हम डिनोमीटर नोमीटर इक्वल करने के लिए 2/10,
तो आंसर बन जाएगा 532। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 532। अगला प्रश्न है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3 का रेशियो है ए एंड बी का। सी उसमें एडिशन लेता फर्म में, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी। अब देखिए सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो इसमें ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो 4/7, माइनस कर देंगे इसमें न्यू रेशियो इक्वल हो गया 1/3। तो एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 21। तो 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 12। तो 12 में से 7 गया 5/21। तो हमारा पहला रेशियो 5 आ गया, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, उसका दूसरा आंसर हो जाएगा 5:2। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने निकाल दिया है। तो 5:2 विल बी सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखिए, इफ लायबिलिटी डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देन, इफ लायबिलिटी डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो पार्टनर्स रिटायरमेंट के टाइम पे तो क्या होगा, लायबिलिटी अकाउंट इस क्रेडिट होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, या पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, अगर क्रेडिट साइड में अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो क्रेडिट होगा। अब क्योंकि यहाँ बताया गया है कि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ RST 2 लाख रुपीज, 1,50,000 एंड 1 लाख। प्रॉफिट्स आर शेयर इन द रेशियो 3:1 on the basis of the firm purchased by the other partners, then the new ratio between R and T 3:1। अब देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो बिजनेस है तो RST की कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख प्लस 1.5 प्लस 1 लाख, तो आपका टोटल कितना हो गया 4.5 लाख, 4.5 लाख की कैपिटल हो गई। 4.5 में से 3 लाख तो आपकी किसकी हो गई, आर और टी की हो गई। तो एस का कितना है 1.5 लाख रुपए। अब उनको गेनिंग रेशियो में क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ब्रॉड करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें 1,50,000 को वो किस रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में करेंगे। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जब हम न्यू रेशो 3:1 में से यानी 3/6, तो जब हम 3/6 में से ओल्ड रेशो घटाएंगे, ओल्ड रेशो कितना इनका, ओल्ड रेशो है 3/6, न्यू रेशो 3/9 है। तो आप देख लीजिए इसको, तो 3/4 हो गया ए का न्यू रेशो में से क्या माइनस करेंगे, ओल्ड रेशो। तो सेक्रीफाइस आपका क्या आ जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो गेनिंग रेशो में आप 3/4 इसका न्यू रेशो है, ओल्ड कितना 3/6। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 6×3 = 18 माइनस 6×4 = 12, तो 6/24 आ जाएगा। 6/24 ऐसे ही फिर दूसरे का निकालेंगे, तो न्यू रेशो कितना हो गया टी का, तो गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे टी का, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है उसका 1/4, 1/4 में से कितना घटाएंगे, आप घटाएंगे 1/6। तो 1/6 घटेगा तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 6 4 4 7, तो 6 चौक 24 10 का आ जाएगा 2/24। तो इसका 6:2 आ जाएगा गेनिंग रेशियो, यानी कि 3:1। तो 3:1 में क्या हो जाएगा, अब 3:1 में जो है ये 1.5 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे, कैपिटल ब्रॉड करेंगे 1.5 लाख रुपए। तो इस प्रकार से 3/4 और 1/4 में, तो इसका आ जाएगा 37,500 ब्रॉड करना पड़ेगा टी को, और 1,12,500 करना पड़ेगा आर को। तो इस प्रकार से ब्रॉड करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो 2 लाख तो उसकी पहले की कैपिटल है, 1,12,500 उसको लानी पड़ेगी ए को, सॉरी आर को। तो इस प्रकार से आर के पास कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल 3,12,500, और टी को कितना लाना पड़ेगा, 1 लाख तो उसकी कैपिटल है ही, और उसको लानी पड़ रही है 37,500, तो 1,37,500। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका 37,500 आपका उसका हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3,12,500 हो जाएगा आर की कैपिटल, और 1,37,500 हो जाएगी टी की कैपिटल। तो गेनिंग रेशियो 3:1 जो निकलेगा, उस रेशियो में जो है ये 1.5 लाख रुपए को कैपिटल ब्रॉड करेंगे, और होल्ड कैपिटल प्लस हो जाएगी किसकी, आर और टी की। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, द आइटम विच इज नॉट सोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज। अब वो कह रहा है कि द आइटम कौन सा आइटम है जो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। गत वर्ष के बकाये वेतन का भुगतान बिल्कुल दिखाया जाएगा, अगले वर्ष के चंदे की प्राप्ति ये भी आपका रिसिप्ट पेमेंट में आएगा, अगले वर्ष के पूर्वदत्त किराया ये भी आपका आएगा। लेकिन चालू वर्ष के लिए बकाये वेतन तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द करेंट ईयर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में नगद पेमेंट और नगद प्रीपेड वगैरह आ सकता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं आता है। तो उत्तर हो जाएगा फोर्थ।
अगला प्रश्न है, ए क्लब कलेक्टेड डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 1 लाख इन द बुक्स ऑफ क्लब, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी शोन इन। अब देखिए आपने क्लब ने क्या करा, डोनेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए 1 लाख रुपए लिया, तो कहाँ दिखाया जाएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई चीज़ पैसा मिलता है तो वो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो 1 लाख रुपए जो भवन निर्माण के लिए मिला है ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये माना जाएगा आपका स्थिति विवरण का दायित्व पक्ष। अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक on the basis of following information when the incomplete records are kept. Incomplete records are kept. ओपनिंग स्टॉक आपका 20,000 है, परचेज आपका 1,70,000 रुपये है, सेल्स आपकी 2 लाख रुपये है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है। अब देखिए 25% आपका कॉस्ट का है तो सेल्स का 20% होगा, तो 2 लाख रुपए का 20% कितना हो गया, 40,000। 40,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट में दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, 1,70,000 परचेज दिखाएंगे और 20,000 आपका ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 1,70,000 20 190 190 और 40 2,30,000। 2,30,000 में से सेल्स घटेंगे 2 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो आपका 30,000 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो हमने क्या क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जीपी 20% ऑन सेल्स, यानी कि इसका 20% निकालेंगे क्योंकि कॉस्ट का 25% है, तो सेल्स का 20% होगा 40,000। तो तीनों को जोड़ने के बाद जब हम 2,30,000 आया तो उसमें से हमने 2 लाख सेल्स घटाई, तो 30,000 क्लोजिंग स्टॉक। अगला प्रश्न है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है, मान लीजिए कि किसी की दुकान में आग लग गई, उसमें स्टॉक भी जल गया, फिक्स एसेट्स भी जल गई, तो उसके होने वाली क्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएंगी, वो उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले कर रहा था। तो इस प्रकार से उसका स्टॉक, और जब फिक्स एसेट्स जल गई तो उसकी एक्टिविटी कम हो गई, तो एक्टिविटी कम हुई तो सेल्स कम हुई, उसका नेट प्रॉफिट भी, उसका नेट लॉस भी होने लगा, उसका प्रॉफिट जो है थोड़ा डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट उतना नहीं कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था, उसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बोलेंगे। तो इस प्रकार से कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स लॉस ऑफ स्टॉक, नो, लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, नो, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में सम्मिलित है लाभ की हानि, उसका जो है लाभ की हानि हो जाएगी, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी इज नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल नहीं, ये तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला है। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, ये तो सुपर प्रॉफिट बेस पे फार्मूला है। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू ऑफ ₹1। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, अधिलाभ इंटू 1 रुपये का वार्षिक मूल्य से हम क्या निकालते हैं, गुडविल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी, औसत लाभ से नहीं निकालते। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म डूइंग बैंकिंग बिजनेस मे बी। तो कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर्स, 7 10 20 50। तो सही उत्तर है 10। तो बैंकिंग बिजनेस में कितने होते हैं मैक्सिमम, 10। अगला प्रश्न है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी। तो देखिए प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और पब्लिक में 3 होते हैं, लेकिन इन्होंने प्राइवेट पूछा है तो उत्तर हो जाएगा 2। तो निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या 2 होती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15। अगला प्रश्न है, इंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन। इंटरप्रेन्योरशिप किस पे बेस होती है, रिस्क, इनोवेशन या बोथ। तो इंटरप्रेन्योरशिप किस पे बेस होती है, रिस्क पे होती है, रिस्क करो प्रॉफिट इंक्रीज करो। इनोवेशन तो इसका इंटररिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा जोखिम पर उद्यमिता आधारित है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 6 राइट प्रोवाइडेड है, तो राइट टू सेफ्टी भी प्रोवाइडेड है, राइट टू बी इन्फॉर्म प्रोवाइडेड है, राइट टू चूज भी प्रोवाइडेड, लेकिन राइट टू रिप्लेस नहीं है। तो ऐसे उत्तर हो जाएगा डी, राय प्रतिस्थापन का अधिकार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ए प्रोसेस टू इनवाइट पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन इज इंडक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या ट्रेनिंग। तो इसका सही उत्तर है रिक्रूटमेंट, क्योंकि हम इंड्यूस करते हैं पीपल को कि अप्लाई करिए, तो आता है भर्ती में। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड हुंडी। तो इसका उत्तर है प्रॉमिसरी नोट, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। एक निश्चित धनराशि भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा पत्र। अगला प्रश्न है, ए बिल ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक इज हुंडी, टाइम बिल, चेक या नन ऑफ द अबव। तो एक बिल ऑलवेज ड्रॉन ऑन चेक। अगला प्रश्न है, ए बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन इज
ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल, फॉरेन बिल या डिमांड बिल। तो इसका सही उत्तर है एकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन। अगला प्रश्न है लिमिटेशन पीरियड ऑफ टू फाइल ए कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो सही उत्तर है 2 साल यानी 2 वर्ष। अगला प्रश्न है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सिटीजन या बोथ एंड बी, दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन सिटीजन नहीं होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमने पर्सन लिए। आने वाले अकाउंट क्लर्क में पेपर आ सकते हैं। अच्छा पेपर कीजिए, हर पर्सन को ध्यान से देखिए। हमने कोशिश करी कि आपको अच्छा समझाया जा सके। आप लाभान्वित हो सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। होप करते हैं कि आप अच्छा करें, जॉब लगे। थैंक्स।